अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज के लेक्चर में हम साइंस 1 का चैप्टर नंबर 6 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे। और इस लेक्चर में जैसा कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे पास पढ़ने के लिए 4 टॉपिक हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है वो, दूसरा टॉपिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और चौथा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये 4 कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है। वैसे तो ये चैप्टर काफ़ी छोटा है और समझने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से क्लियर हो जाएंगे जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे साथ साथ होते रहते हैं, लेकिन उसका रीज़न हमें नहीं पता होता है। तो आइए हम इसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम वंडर्स ऑफ लाइट के नाम से भी कह सकते हैं, क्योंकि लाइट की वजह से ऐसे बहुत सारे वंडर्स हमें नेचुरल फिनोमिना में देखने को मिलता है। तो आज इसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं और रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उन सारे नेचुरल फिनोमिनन के पीछे कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा कि हमारे पास स्टडी करने के लिए पहला टॉपिक जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है और उसे आप अपने इसी पेज से स्टार्ट होते हुए देख सकते हैं। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक के पेजेस को देखें या ऑब्ज़र्व करें तो आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो हेडिंग आपको यहाँ दिख रहा है, उसको समझाने के लिए 2 एक्टिविटी या आप कह सकते हैं कि 2 से 3 एक्टिविटी आपको परफॉर्म करने के लिए बताई गई हैं। एक्टिविटी नंबर 1, 2 और उसके बाद ये नीचे की तरफ एक्टिविटी नंबर 3। और उसके बाद इन्हीं एक्टिविटीज़ से आपको रिफ्लेक्शन क्या होता है वो आइडिया मिल जाएगा। तो आइए हम इन एक्टिविटी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आइए फटाफट पहले इन एक्टिविटीज़ को देख लें कि करना क्या है। अगर हम फर्स्ट एक्टिविटी को देखें तो इसमें मुझे कहा गया है कि टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास एंड फिल इट विथ वाटर। तो कह रहा है कि ट्रांसपेरेंट जो कांच का ग्लास होता है वो लेना है और आपको उसमें पानी को क्या कर देना, कंप्लीटली फिल कर देना है। डिप सम पोर्शन ऑफ पेंसिल वर्टिकली इन वाटर एंड ऑब्जर्व द थिकनेस ऑफ द पोर्शन ऑफ द पेंसिल इन वाटर। पेंसिल लेना है आपको और उस वाटर की जो ग्लास है, ग्लास ऑफ वाटर है, उसके अंदर आपको वर्टिकली आपको क्या कर देना है, डिप कर देना है। ठीक है। एंड देन उस पेंसिल की थिकनेस को ऑब्जर्व करना है, वो पोर्शन जो पानी के अंदर होगा। नाउ कीप द पेंसिल इंक्लाइंड। थर्ड वाले पार्ट में हमको ये करना है कि पेंसिल को आप थोड़ा क्रॉस कर देना है, इंक्लाइंड मतलब तिरछा कर देना है, टू वाटर सरफेस एंड ऑब्जर्व द थिकनेस। और उसी टाइम पे जब आप थोड़ा स्लांट रखोगे उसको, तो उस टाइम पे आपको पेंसिल की थिकनेस को ऑब्जर्व करना होगा। ये एक हमारा एक्टिविटी है। इन बोथ द केसेस द पोर्शन ऑफ द पेंसिल इनसाइड वाटर अपीयर्स टू बी थिकर। अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ आपको ये दिखाई देगा कि दोनों भी केसेस में आप वर्टिकल रखो या उसको थोड़ा आप इंक्लाइन करके रखो या स्लांट करके रखो, दोनों ही केसेस में जो पोर्शन पेंसिल का पानी के अंदर की तरफ है वो आपको थोड़ा थिक दिखेगा एज़ कम्पेयर टू वो पोर्शन जो एयर में है, जो हमारे हाथ में बाहर की तरफ होगा वो पोर्शन थोड़ा थिन होगा और पानी के अंदर वाला पोर्शन क्या होगा, थोड़ा थिक होगा, है ना। इन द सेकेंड केस द पेंसिल अपीयर्स टू बी ब्रोकन। लेकिन जब आप उसको थोड़ा स्लांट करके रखोगे, थोड़ा तिरछा रखोगे, है ना, क्रॉस, जिसको यहाँ पर इंक्लाइन का वर्ड दिया गया है, तो इस केस में आप ये देखोगे कि पेंसिल जो है उस पार्ट से ब्रेक हुई लगती है जो पार्ट उसका पानी में एंटर कर रहा है। तो इन द सेकेंड केस द पेंसिल अपीयर्स टू बी ब्रोकन नियर द सरफेस ऑफ वाटर, है ना। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, यही इस कॉन्सेप्ट के पीछे का जो राज है या जो इस फिनोमिनन के पीछे का जो राज है वो हमें ढूंढना है इस टॉपिक में। और इस टॉपिक का नाम है एक्चुअल में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर मैं उसका आंसर आपको बताऊं कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी मैंने आपको रिफ्लेक्शन का मीनिंग नहीं बताया, नेम ऑफ द चैप्टर जो है उसका मीनिंग नहीं बताया। तो ये एक्टिविटी हमने पढ़ लिए हैं, थोड़ी देर में हम इसे देखने की कोशिश भी करेंगे। आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि ये कैसे पॉसिबल हुआ कि पेंसिल जो है वो पानी के अंदर थोड़ी थिक लगती है और अगर हम उसे थोड़ा सी क्रॉस करके रखें तो वो उस पोर्शन से टूटी हुई लगती है जिस पोर्शन का हिस्सा पानी में होता है। तो ये फर्स्ट वाली एक्टिविटी। अगर हम दूसरी एक्टिविटी को देखें तो यहाँ पर हम मुझे एक 5 रुपये का जो कॉइन है वो मेटेलिक वेसल में रखने कह रहा है ना। एक वेसल के अंदर 5 रुपये का कॉइन रखना है। स्लोली गो अवे फ्रॉम द वेसल, और आप उसको कहीं रख दीजिए और वहाँ से दूर होते हुए चले जाइए। इतना दूर हो जाइए कि वो आपको कॉइन दिखना बंद हो जाए। थर्ड वाले पॉइंट को आप देख सकते हो, स्टॉप एट द प्लेस व्हेन द कॉइन डिसअपीयर्स। जैसे जैसे आप पीछे जाओगे एक वक्त ऐसा आएगा कि वो कॉइन आपको दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो किसी बर्तन में होगा ना, वेसल में, तो वो छुप जाएगा। कीप लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द कॉइन, और आप
आपको अभी क्या करना है, चौथे वाले पॉइंट में कॉइन को देखते ही रहना है और किसी अपने दोस्त को ये कहना है, या किसी अपने जो भी आपका पार्टनर होगा क्लासमेट, उसको ये कहना है कि वेसल के अंदर, उस बर्तन के अंदर क्या भर दे, पानी भर दे। फिल वाटर इन द वेसल, यू विल बी एबल टू सी द कॉइन वंस द लेवल ऑफ वाटर रीचेस अ सर्टेन हाइट। और आप देखोगे कि जो कॉइन आपके लिए डिसअपियर हो गया था, वो सर्टेन हाइट, वाटर का जो लेवल है वो सर्टेन हाइट पे पहुंचने के बाद ऑटोमेटिकली वो कॉइन जो है वो आपको दिखाई देने लगेगा। यू विल बी एबल टू सी अ कॉइन। अब आप बोलोगे कि क्या वो मेटल का कॉइन, जो हमारा कॉइन होता है 5 रुपीज़ का, वो पानी में फ्लोट करने लगा, तैरने लगा, कि पानी भरने की वजह से वो थोड़ा ऊपर आ गया? नहीं ना, वो तो मेटल का है, वो कहाँ रहेगा, सरफेस पे रहेगा। लेकिन वही कॉइन जो थोड़ी देर पहले आपको दिख नहीं रहा था, पानी में डालने की वजह से वो कॉइन आपको सेम प्लेस पे ऑब्जर्व होने लगेगा। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? अब वो तो फ्लोट भी नहीं कर रहा है, तैर भी नहीं रहा है, फिर भी ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो स्टूडेंट, इसका भी आंसर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। और इस एक्टिविटी को भी हम थोड़ी देर में देखने की कोशिश करेंगे। और ये थर्ड वाली एक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से भी और आपके प्रैक्टिकल के हिसाब से भी। एक्चुअल में थर्ड वाली एक्टिविटी को आपको स्कूल में प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। पूरा एक ग्लास स्लैब लेकर के, रेक्टेंगुलर शेप का एक ग्लास स्लैब होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब, और उसके हिसाब से आपको काफ़ी सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ती हैं। आप यहाँ पे इन एक्टिविटीज़ की जो पॉइंट है, प्लीज़ आप रीड कर लीजिए, आपके पास टेक्स्ट बुक होगी उससे रीड कर लीजिए, ताकि आपको इन फ्यूचर जब भी कभी स्कूल में इसे कराया जाए तो आप उसे आसानी से ड्रॉ कर सकें। अब इस एक्टिविटी 3 के पॉइंट्स को पढ़ने के पहले मैं आपको यहाँ पर ऊपर की दोनों जो एक्टिविटी थी उनका आंसर जो मैंने आपको बताया कि वो दोनों पॉसिबल इसलिए होते हैं, या इसके साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे हमारे सराउंडिंग में ऐसे नेचुरल फिनोमिनन होते रहते हैं जो जिसका रीज़न ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो आइए एक्चुअल में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है उसे डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपने पाथ को चेंज कर देना। यानी कि जैसे मैं एक स्ट्रेट चल रहा हूँ और मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मान लीजिए कि मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ और मैं सीधा सीधा चले जा रहा हूँ, अचानक मैं किसी से टकरा गया और मैं किसी एंगल में मुड़ गया, है ना, 45 डिग्री 60 डिग्री के एंगल में मैं टर्न हो गया। अब मुझे तो लगेगा कि मेरा रास्ता यही सीधा है, तो जब मैं आगे चलूँगा टकराने के बाद तो मैं 60 के एंगल में चले गया, पहले मैं स्ट्रेट जा रहा था। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पर जब मैं किसी से टकराने के बाद अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया तो मैं क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो रिफ्लेक्शन का मतलब ही होता है चेंज इन डायरेक्शन। आ रही है बात समझ में? आप सिंपल से वर्ड में इस वर्ड का मीनिंग याद रख सकते हो कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। जो आपका चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आप उसका मीनिंग कुछ इस तरीके से याद रखोगे, चेंज इन डायरेक्शन। अब इसी चेंज इन डायरेक्शन को अगर हम लाइट में ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, वैसे तो आप सब जानते हैं कि लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करता है, स्ट्रेट ट्रैवल करता है, सही ना। लाइट, रे ऑफ लाइट इज़ ऑलवेज ट्रैवल स्ट्रेट, है ना, एकदम सीधा ट्रैवल करता है। लेकिन जब किसी रे ऑफ लाइट को किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है स्टूडेंट जिसमें से देखा जा सके, जिसमें से आर पार दिखाई दे, है ना, पीछे का दिखाई दे। जैसे कि ग्लास होती है ना, कांच, कौन सा कांच, मिरर की बात नहीं कर रहा हूँ, समझिए ज़रा फ़र्क है। मिरर इज़ अ रिफ्लेक्टिव सरफेस, मिरर रिफ्लेक्ट करता है, और जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं वो रिफ्लेक्ट करता है। देयर इज़ अ स्पेलिंग का डिफरेंस है, तो आप ज़रा ध्यान से सुनिए। जो रिफ्लेक्शन होता है वो मिरर होता है, उसमें रिफ्लेक्शन, उसमें रे ऑफ लाइट जब जाता है तो टकराने के बाद वो रिटर्न आ जाता है पर्टिकुलर एंगल में, तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन रिफ्लेक्शन क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है जिसमें से आर पार दिखाई देता है। तो रे ऑफ लाइट जब किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में टकराता है तो वो आगे तो पास हो जाता है, रिटर्न नहीं होता, आगे पास हो जाता है, आगे पास होगा, लेकिन उसका जो पाथ है, उसका जो रास्ता है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। उसी चेंज इन डायरेक्शन को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नाम देते हैं। और इसी फिनोमिनन की वजह से, इसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से नेचर में भी और हमारे सराउंडिंग में भी, और जो भी एक्टिविटीज़ हम यहाँ देख रहे हैं, इन सब के पीछे का आंसर वही है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो
आइए इन दोनों एक्टिविटी के नीचे वाला जो पैराग्राफ है उसे हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। In both the above activities, the observed effects are created due to the change in the direction of light. जो भी ऑब्जर्व इफेक्ट थे आपको कि पेंसिल आपको थिक दिख रही थी और पेंसिल किसी हिस्से से आपको टूटी हुई दिख रही थी जो कि एक्चुअल में नहीं थी, और कॉइन आपको जो कि पहले नहीं दिख रहा था, पानी डालने की वजह से कॉइन आपको ऑब्जर्व होने लगा। तो ये जो भी ऑब्जर्व इफेक्ट है वो क्रिएट हो गए किसकी वजह से? ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान रखेंगे ये फिलअप मैचअप में अक्सर आता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट वाइल कमिंग आउट ऑफ वाटर। सही है। अब यहाँ पर आप डार्क ब्लैक कलर की लाइन में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन टाइप का जो स्टेटमेंट है वो देख सकते हैं और उसे याद कर लीजिए स्टूडेंट। 1 मार्क्स में अक्सर ये डेफिनेशन पूछी जाती है। लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सुने ना आप लोगों ने कि लाइट क्या करता है? चेंज करता है। क्या? उसका डायरेक्शन। कब? जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रांसफ़र होगा या ट्रेवल करेगा। तो उस पूरे कॉन्सेप्ट को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नाम देते हैं। अब मैं आपसे उम्मीद करूं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम और ज़्यादा समझने के लिए या बोर्ड एग्ज़ाम में या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में स्कूल के आपके पास एक एक्टिविटी हर साल कराई जाती है बच्चों को, जिसका नंबर है एक्टिविटी नंबर 3। और मैं चाहूँगा कि वो एक्टिविटी नंबर 3 जो है वो आप यहाँ पर मेरे साथ देख लें। ज़रूरी है, आसान है और इसे मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो एक्टिविटी समझ में आएगी। आइए फटाफट पहले इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ लें, फिर उसे हम यहाँ परफॉर्म करने की कोशिश भी करेंगे। पॉइंट नंबर 1, कीप अ ग्लास स्लैब ऑन अ ब्लैंक पेपर एंड ड्रॉ इट्स आउटलाइन PQRS एज शोन इन द फिगर नंबर 6.1। अब आप बोलेंगे ये फिगर कहाँ पर है? तो ये आपको पीछे की तरफ कुछ ऐसा दिखाई देगा। 6.1 PQRS नाम का आपको देखो एक रेक्टेंगल शेप का आपको आउटलाइन दिख रहा है। तो ये रेक्टेंगल शेप का जो आउटलाइन है ये ग्लास स्लैब रख करके बनाना है। ठीक है। अब PQRS का आपने ग्लास स्लैब बना लिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में आप देखेंगे, ड्रॉ इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ऑन द साइड ऑफ PQ सो दैट इट इंटरसेक्ट PQ एट पॉइंट N। इंक्लाइंड मतलब तिरछा। एक आपको तिरछी लाइन बनानी है कौन से साइड पे? PQ वाले साइड पे। जो आप यहाँ पर ब्लू कलर की AB रे देख रहे हो ना, AB, वो उसी की बात कर रहा है। आपको वो बनाना है और वो पॉइंट N के ऊपर आकर के क्या करेगा? टच करेगा, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद 2 points vertically at the 2 points A and B along the line. Pierce 2 point यानी 2 pins, सॉरी हम यहाँ पे थोड़ा सी देख नहीं पाए। 2 पिन से पॉइंट नहीं है, हमें 2 पिन लेना है। आपको प्रोवाइड की जाएंगी ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल। पिन होती है ना, जिसे हम नॉर्मल भाषा में टाचनी भी कहते हैं, जो हल्की सी स्टील की बनी होती है टाचनी। तो वो टाचनी आपको लेना है, 2 पिन लेना है और उसी रे ऑफ लाइट पे जो आपने इंक्लाइंड आपने लाइन बनाई है ना, उसी लाइन के ऊपर आपको 2 जगह थोड़े से गैप में, थोड़े से डिस्टेंस पे आपको 2 जगह, जैसा यहाँ पर आप देख रहे हो A और B पर आपको क्या कर देना, उसको लगा देना है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करोगे। अब उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद आपको ग्लास स्लैब रख देना है और पॉइंट नंबर 3 देखना है। ग्लास स्लैब कहाँ रखना है? ग्लास स्लैब उसी पे रखना है जिसका आउटलाइन आपके पास बना हुआ है, यानी PQRS वाला जो है ना वो। आइए देखते हैं। Look at the pins A and B from the opposite side of the slab and pierce pins C and D vertically so that the images of A and B are in the line with C and D। यानी इस वाले पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि आपको ग्लास स्लैब फिर से इसके ऊपर रख देना है जो PQRS का रेक्टेंगल बना हुआ है, और 2 पिन जो आपकी इस तरफ बनी है ना PQ की तरफ, A और B वाले पॉइंट पे, उन दोनों पिन को आपको देखना है। कहाँ से देखना है? ग्लास स्लैब के अंदर से देखना है स्टूडेंट। ग्लास स्लैब के अंदर से झांकना है ना। और उन दोनों पिन को देखते हुए आपको 2 पिन और अटैच करना है। किस तरफ अटैच करना है? SR वाली साइड पे। SR दिख रहा है ना आपको, साइड SR, उस तरफ अटैच करना है। एक C और एक D, ऐसे नाम हम बाद में दे सकते हैं। तो 2 पिन आपको अंगूठे से वहाँ पर लगानी होगी, कुछ इस तरह से कि वो A और B वाली पिन और C और D वाली चारों पिन एक स्ट्रेट लाइन में आपको दिखना चाहिए। कहाँ से देखने पे? वाइल ऑब्जर्विंग फ्रॉम दी ग्लास स्लैब। ऊपर से देखने पे नहीं लगेगा आपको। जब आप ग्लास स्लैब में से झाँकोगे तो आपको चारों पिन एक स्ट्रेट लाइन में लगना चाहिए। यह आपका तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ रिमूव द चिप एंड पिन्स
and draw a straight line going to the point C and D so that it intersect SR at point M। अब आप कह रहा है वो कि आप पिन निकाल दो और C and D को ज्वाइन करो, जो SR को पॉइंट M पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। आप देख सकते हो C and D की जो ब्लू वाली लाइन है उसकी बात हो रही है। अब उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है, कह रहा है जॉइन पॉइंट्स M and N। अब M और N को ज्वाइन करोगे तो आपको यहाँ पे ना ये जो बीच में रेड वाली लाइन दिख रही है ना, रेड वाली लाइन, वो आपको ऑब्जर्व होगी। ऑब्जर्व द इंसिडेंट रे AN एंड इमर्जेंट रे MD। अब आप देखिए इंसिडेंट रे AN, तो मैं इसमें किस रे को क्या नाम दिया जाता है वो मैं बताऊंगा आपको, है ना, और किस एंगल को कौन सा एंगल का नाम दिया जाता है वो भी मुझे बताना है। तो यहाँ तक का ये 5 पॉइंट की जो एक्टिविटी थी, उससे जब आप ये सारा प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तब आप एक्चुअल में ये देखोगे कि जब आप ग्लास स्लैब में से झांक रहे थे तो आपको चारों पिन एक स्ट्रेट लाइन में लग रही थी, लेकिन जैसे ही आपने ग्लास स्लैब हटाया या आप जब ऊपर से उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको जो पिन का रास्ता है वो आपको जिगजैग दिखेगा। यानी A और B वाली जो रे है वो आपका इंसिडेंट रे कहलाता है। कौन सा रे? इंसिडेंट उस रे को कहते हैं जो आ रही है, तो वो आकर के ग्लास स्लैब को PQ पे टकराएगी। एंड देन वो एयर से आ रही है ना, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, ग्लास नहीं है, तो A और B जहाँ से आ रहा है वहाँ पर एयर है, खाली हिस्सा है। जैसे ही वो ग्लास स्लैब को टकराएगा तो मीडियम क्या हो गया? चेंज हो गया। मीडियम क्या आ गया? ग्लास। और ग्लास क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। उसमें से रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। तो रे ऑफ लाइट जब इसमें से पास होगी तो अभी हमने उसका डेफिनेशन पढ़ा है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट्स चेंजेस इट्स डायरेक्शन। वो अपना डायरेक्शन क्या करेगा? चेंज करेगा। तो वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है और उस डायरेक्शन को हम यहाँ पर डायग्राम में पिंक वाला जो या रेड वाला जो लाइन है उससे दिखा रहे हैं। देख सकते हो आप लोग, है ना, एरो भी देखो अंदर की तरफ आ रहा है और वो पिंक वाला लाइन जो है वो उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब वही रे ऑफ लाइट बाहर भी तो निकलेगा ग्लास स्लैब से, तो जब वो बाहर निकलता है तो वापस से वो ब्लू लाइन में दिखाया जा रहा है C और D के नाम से, तो फिर से उसका डायरेक्शन चेंज हुआ। तो जितने टाइम रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र हो रही है उतनी टाइम उसने अपना डायरेक्शन क्या किया? चेंज किया है। तो यहाँ से इस प्रैक्टिकल से जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम तो लाइन बना रहे थे सीधी, चारों पिन को हमने कैसे अटैच किया था? एक ही लाइन में ना, A B C D। ग्लास स्लैब में से देखने पे आपको लगेगा कि वो स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन जैसे ही ग्लास स्लैब आप हटाओगे तो आपको वो चारों पिन ऐसे जिगजैग रास्ता बनाते हुए दिखाई देंगी। तब ये आप मान लोगे कि हाँ भाई ये तो बात सही है कि रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो अपना रास्ता, अपना पाथ चेंज करता है, और इसी चेंज इन डायरेक्शन को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नाम देते हैं। तो ये वो प्रैक्टिकल है जो अक्सर आपको कराया जाता है और 5 मार्क्स में ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ये आता भी है बनाने के लिए। आपको बनाना होगा, परफॉर्म करना होगा और फिर इसके डायग्राम पे आपको मार्क्स मिलते हैं। सही है। अब आइए इनमें जो भी रेज़ आपने बनाया है और क्या किस चीज़ को क्या कहते हैं उसे हम यहाँ समझ लेते हैं। आप देखोगे यहाँ पर जो ऊपर वाली इंसिडेंट रे है ए बी ब्लू कलर की जो रे है जिसका एरो नीचे की तरफ आ रहा है, उस रे को हम इंसिडेंट रे कहेंगे। और जो इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे N वाले पॉइंट पे आके टकरा रहा है वहाँ पर आपको एक सीधी लाइन दिख रही होगी, स्ट्रेट एकदम, थोड़ी ऊपर है और थोड़ी ग्लास स्लैब के अंदर दिखाया गया है ब्लैक कलर की लाइन, तो उसको हम नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? नॉर्मल कहते हैं। ठीक है। तो ए बी इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट रे। क्योंकि मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि यही क्वेश्चन या यही डायग्राम आपको आपके क्वेश्चन पेपर में बन के आता है और ये तीनों रे के नाम पूछा जाता है। वहाँ पर ब्लैंक यानी कि डैश 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 बना होता है और तीनों जगह आपको सिर्फ 3 नाम लिखने होते हैं और आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं। तो कौन सी रे को क्या नाम दिया गया है वो जानना यहाँ पर ज़रूरी है, मार्क्स के हिसाब से भी और कॉन्सेप्ट के भी हिसाब से। तो आइए देखते हैं, रे ए बी को आप क्या कहोगे? इंसिडेंट रे कहोगे। पिंक वाली रे जो है जो बीच में आपको दिख रही है रेड कलर की रे, उसको आप कहोगे रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान से आप, अगर आपको मेरे वर्ड समझ में नहीं आ रहे तो आप साइड में लेफ्ट हैंड साइड पे जो पैराग्राफ है उसको आप रीड कर लीजिए, आपको ये वर्ड्स वहाँ पर मिल जाएंगे। तो इंसिडेंट रे कौन सा है स्टूडेंट? ए बी वाले रे को इंसिडेंट रे कहोगे। पिंक वाली रे रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड मतलब उसने अपना पाथ चेंज कर दिया। फिर वापस से जो बाहर ब्लू कलर की लाइन निकल रही है सी डी वाली रे को आप कहोगे इमर्जेंट रे।
कौन सी रे? इमर्जेंट रे, EMERGENT, इमर्जेंट रे। तो ये 3 रे के नाम आप ध्यान में रखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इमर्जेंट रे। और अब आते हैं एंगल के बात को लेकर के। तो स्टूडेंट अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे, जब इंसिडेंट रे नॉर्मल को आकर के टकराता है एन पॉइंट एन पे, तो वहाँ पे एक एंगल फॉर्म होता है जिसे आई से दिखाया गया है इस डायग्राम में। तो उस आई का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं उसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस, INCIDENCE, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाएगा। आ रही है बात समझ में? उसके बाद अगर मैं जो आर वाला, जो उसके बिल्कुल अपोजिट में अगर आप स्मॉल आर देख रहे होगे, एक छोटा सी एंगल बनता है, तो उसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहेंगे उसे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सुने ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, REFRACTION, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आप देखोगे, E लिखा हुआ है, स्मॉल e, तो उसको कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या कहेंगे उसे? एंगल ऑफ इमर्जेंस। समझ में आ रहा है? उसका नाम होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि कौन कौन से एंगल को क्या क्या नाम दिया गया है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रैक्टिकल से ये प्रूफ होता है कि रे ऑफ लाइट क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करने के टाइम पे अपने पाथ को चेंज करता है। तो यही ये 3 एक्टिविटी थे और यहाँ मैंने उसे समझाने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद है कि आपको ये सारे एक्टिविटीज़ और सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का हमारा टॉपिक है। उसके पहले मैं कोशिश करता हूँ कि इसी प्रैक्टिकल को एक बार और आपको मैं समझा सकूँ। आइए स्टूडेंट, जो भी हमने टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखा था उसे एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं, ताकि आपको वो डायग्राम बनाने में आसानी हो और कैसे उसे बनाया जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा मेन टॉपिक है, पहला टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप साइड में उसका डेफिनेशन भी देख सकते हैं, और ऑलरेडी हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। द फिनोमिनन ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन हो गया। अब अगर हम बात करें तो ये वो डायग्राम मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको पेज नंबर 73 पे टेक्स्ट बुक के दिखाया गया था, एक्टिविटी नंबर 3 में। वहाँ पर हमने PQRS लिया था, यहाँ पर आप ABCD दिखाया गया है। अल्फ़ाबेट आप चेंज कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी पर होता है। यहाँ पर एयर जो है वो रेरर मीडियम कहलाता है, ये चीज़ भी मैं अभी आपको बता दूँ, आगे ये वर्ड आप सुनेंगे, रेरर मीडियम, RARER, रेरर मीडियम। और एक डेंसर मीडियम होता है जिसमें पार्टिकल डेंस होते हैं, करीब करीब होते हैं, उसे डेंसर मीडियम कहते हैं, और एयर के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, उसे रेरर मीडियम कहते हैं। तो ये एयर जो है आपका रेरर मीडियम हो जाएगा, ग्लास स्लैब जो है वो आपका डेंसर मीडियम हो जाएगा। देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद ये वाली रे जो है इसे हम रे ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, इंसिडेंस रे भी कहते हैं, और इसका नाम यहाँ पर PQ दिया गया है। इस डैश वाली लाइन को नॉर्मल कहा जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हूँ, एक बार इसे रिपीट कर रहा हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब जाना चाहिए उसे इस रास्ते से जो आगे आपको एरो के थ्रू दिखाया गया है ना। आप एक बार फिर देखिए, जो PQ वाली रे है उसे आगे स्ट्रेट पास होना चाहिए ना। रे तो हमेशा, रे ऑफ लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करता है? स्ट्रेट। लेकिन अब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ गया। पहला मीडियम कौन सा है? उसका एयर है। दूसरा मीडियम कौन सा है? उसका ग्लास। तो स्ट्रेट नहीं जाएगा, वो क्या करेगा? अपने पाथ को चेंज करेगा। तो उसे जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन वो इस तरह से मुड़ जाता है, टूवर्ड्स दी नॉर्मल मुड़ जाता है। यानी जो वो डैश 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 वाली लाइन है ना, ऊपर से जो आ रही है ब्लू कलर की नॉर्मल, उसकी तरफ मुड़ जाता है। तो आप एक बात ध्यान में रखेंगे कि जब कभी कोई रे ऑफ लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगा तो रे ऑफ लाइट ऑलवेज बेंड हो जाएगा, मुड़ जाएगा। किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ, टूवर्ड्स दी नॉर्मल। आप एरो से देख सकते हो कि वो किस तरफ मुड़ रहा है, नॉर्मल के साइड पे मुड़ रहा है ना। नीचे आप उसे यहाँ पर लिख दिया हूँ मैंने आपके लिए, याद रखिएगा, रेरर टू डेंसर तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगा। उसके बाद अब वो जो ब्लैक कलर की लाइन है बीच में, जिसे QR का नाम दे सकते हैं आप, अब वो जब बाहर निकलेगा ग्लास स्लैब से तो फिर से मीडियम चेंज होगा। पहले वो ग्लास में है, अब वो वापस से एयर में आएगा, तो डेंसर से रेरर मीडियम में आएगा।
तो उस टाइम पे वो अवे फ्रॉम पे निकलना उसे ऐसे चाहिए, ये जो स्ट्रेट आ रही है ना, डैश डैश डैश। एक बार फिर आप देखिए, इस ब्लैक कलर की QR वाली लाइन को रिलीज तो ऐसे होना चाहिए था, है ना, लेकिन ये ऐसे होगा नहीं। एक्चुअल उसका जो पाथ होगा वो कुछ इस तरह चले जाएगा, वो नॉर्मल से क्या हो गया, दूर हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आप ऐसे एरो से उसे देख सकते हैं। नीचे मैं लिख देता हूँ कि जब कभी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रे ऑफ लाइट आएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। अब इसको RS नाम दे दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सारे नाम। इंसिडेंट रे उस ऊपर वाली रे को कहते हैं, इस बीच वाली रे को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और इस वाली रे को इमर्जेंट रे कहते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एक बार रिवीजन चालू है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स का आपका ये प्रैक्टिकल होता है। अब ऊपर की तरफ ये जो एंगल है, आप ऊपर देखिए, ऊपर इंसिडेंट रे के बीच में एक हल्का सी एंगल बनेगा, ये रहा। इसको क्या कहते हैं, हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी मैंने बताया था, जिससे स्मॉल आई से दिखाया जाता है। नीचे की तरफ आप उसी आई के अपोजिट में अगर आप देखोगे तो एक छोटा सी एंगल बन रहा है, जिसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। R से लिखा जाता है, स्मॉल r से उसे डिनोट किया जाता है। और इस तरफ नीचे की तरफ जहाँ कैपिटल R लिखा हुआ है, जहाँ रे बाहर निकलती है, वहाँ पर E आएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट। आ रही बात समझ में? तो स्टूडेंट, ये प्रैक्टिकल के थ्रू मैंने आपको तीनों एक्टिविटी जो है वो करा दिया हूँ। अब इसी प्रैक्टिकल को आप एक बार फिर से देख लीजिए। अब हम अपने कल के लेक्चर में इसी टॉपिक को आगे स्टार्ट करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ में। ठीक है, उम्मीद करूँ मैं आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे और आप इसे रिवाइज करिए। आसान सा चैप्टर है, आसान सा टॉपिक है, आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। इसे आप, इसके जो क्वेश्चन आंसर भी है, याद करना स्टार्ट कर दीजिए। कल के लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।